नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और वक्त है इकोनॉमी टुडे का। आप सभी का स्वागत है। मैं वजह मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी निगाह रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन्स के साथ। डिजिटल फ्यूचर पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आज से होगा शुरू। पहली बार एशिया और भारत में ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का हो रहा है आयोजन। भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन। 38 कंपनियों ने AC और LED बनाने के लिए PLI योजना के तहत किया आवेदन। 11,000 करोड़ से ज्यादा आवेदन का प्रस्ताव, 80,000 रोजगार के अवसर और 1.8 लाख करोड़ के उत्पादन का अनुमान। भारत प्रमुख आर्थिक मानदंडों में चीन और अमेरिका से भी निकल सकता है आगे। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति की तारीफ की। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 82,181 के पार, निफ्टी भी 66 अंकों की बढ़त के साथ 25,200 के करीब। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी। अब से थोड़ी देर बाद इंडियन मोबाइल कांग्रेस और दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल फ्यूचर पर होने वाले कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ होगा। उस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ PLI स्कीम के तहत कौन सी कंपनियों ने आवेदन किया है, किन राज्यों को मिलेगा फ़ायदा, उस पर निगाह डालेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजारों के हाल से और देखते हैं किस तरह से बाजारों की शुरुआत हुई है। आज की शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी से क्या कुछ संकेत मिले थे आपको बता दें। गिफ्ट निफ्टी 8 अंक नीचे 25,262 के स्तर पर खुला, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव टेरिटरी में खरीदारी के साथ हुई। अब से थोड़ी देर पहले निफ्टी जो सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है 208 अंक ऊपर 82,181 का स्तर दिखाई दिया। निफ्टी की भी ओपनिंग 66 अंक ऊपर हुई। इस वक्त थोड़ी सी नरमी दिख रही है बाजारों में। 82,000 के पार फिर भी कारोबार करता हुआ सेंसेक्स दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की ओपनिंग की बात करें तो 66 अंक ऊपर, इस वक्त 48 अंक ऊपर 25,176 के स्तर पर कारोबार करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी फायदे के साथ कारोबार कर रहा है। IT सेक्टर में भी करीब 1% का उछाल है, 425 अंक ऊपर। एशियन पेंट्स 1.5%, BPCL, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे शेयर्स आज के कारोबार में बढ़त दिखा रहे हैं। स्मॉल एंड मिड कैप पे भी इस वक्त खरीदारी का माहौल है। मिड कैप कभी करीब 1.25%, स्मॉल कैप में 0.6% की बढ़त दिखाई दे रही है। जिन शेयर्स में आज निवेशकों को नुकसान हो रहा है उन पर निगाह डालें तो ONGC में 1.7% की गिरावट है। रिलायंस कल के नतीजों के बाद आज आधे फीसदी से ज़्यादा लुढ़कता हुआ। इंडसइंड बैंक में भी 1.25% की गिरावट। नेस्ले इंडिया और कोल इंडिया में भी शुरुआती कारोबार में आज दबाव दिखाई दे रहा है। त्योहारी मौसम, उम्मीद ये की जा रही है कि जो बिजी सीज़न है उसमें बेहतर कारोबार करेंगी कंपनियां। मेटल्स पे दबाव है, आधे फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जबकि PSU, बैंक्स और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में इस वक्त तेज़ी का माहौल है। 20,127 के स्तर पर BSE का टेक इंडेक्स कारोबार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली में भारत मंडपम में ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये वैश्विक आयोजन 3,000 से ज़्यादा दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाएगा, जिससे भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने के लिए प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना जताई जा रही है। यह पहली बार है कि ITU का WTSA का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है। दरअसल एशिया में पहली बार किसी देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए चुना गया सबसे पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम को। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 190 से ज़्यादा देशों के 3,000 से ज़्यादा जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स, जो टेक्नीशियंस हैं, तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स शामिल होंगे जो कि दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आयोजन के दौरान वैश्विक नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, मशीन टू मशीन संचार और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग करते हुए नजर आएंगे, जिससे हमारे डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हर 4 साल में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और इसमें स्टैंडर्ड्स जो है मोबाइल सेक्टर के वो तय किए जाते हैं। सारी दुनिया एक मत होती है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और अपने इक्विपमेंट्स में किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए। आपको याद होगा कि AI को लेकर के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की बात हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि
कि एआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक ये आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहली बार एशिया पैसिफिक में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए चुना गया है भारत को। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत 6G नेटवर्क अपने दम पर खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र में काफ़ी तेजी से विकास हो रहा है। 5G तकनीक से 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का निवेश आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 5G सेवा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है। 22 महीनों में 98% जिलों और 90% आबादी को कवर किया जा चुका है। आपको बताया कि 5G स्टेक में एंड टू एंड जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उसमें भारत उन चुनिंदा 4 देशों में शामिल है जिसमें अपने खुद के देश में बनाए गए मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स हैं। The profound impact of 5G. This technology is not merely just faster internet, is not merely just low latency, but is laying the groundwork for intelligent cities, visionary infrastructure, and autonomous innovation. In India alone, for example, 5G is anticipated to inject an astounding $450 billion into the economy by 2040. And therefore, while we have rolled out 5G across all 36 states and union territories, covering 98% of our districts and 80% of our population in just 22 months, this is not only a feat of India alone, but it highlights the transformative power of standardized innovation. और देश भर में 5G तकनीक को रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद अब भारत काम कर रहा है 6G तकनीक पर। देश में ही 6G से संबंधित पेटेंट दाखिल करने के मामले में अब भारत टॉप 6 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। सरकार के नेतृत्व वाली एक समिति के अनुसार भारत अगले 3 वर्षों में 6G पेटेंट में 10% की हिस्सेदारी और वैश्विक मानकों में 6ठा योगदान हासिल कर सकता है। और आपको याद होगा कि इसी तरह के एक कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक 6G को रोल आउट करने की शुरुआत की थी। तब से भारत लगातार 6G टेक्निक पर काम कर रहा है और तभी से इंडिजिनियस यानी मेक इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर काम जो है शुरू है। और अब ये उम्मीद जताई जा रहा है कि अपना इंडिया टेलीकॉम स्टेक एंड टू एंड इक्विपमेंट का तैयार होकर के रहेगा, जिसका दावा अभी आपने देखा केंद्रीय मंत्री ने किया। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो असर है बैंकिंग सेक्टर पर उसको लेकर के कल एक संबोधन दिया, जिसमें दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम के लिए इससे एक बड़ा जोखिम बताएगा। उन्होंने कहा कि जो तकनीक लगातार बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल साइबर क्राइम्स के लिए किया जाता है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने चेताया और उन्होंने कहा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको खुद एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, थर्ड पार्टी पर एआई का भरोसा नहीं होने देना चाहिए। In my remarks today, I propose to very briefly focus on 3 areas where central banking is likely to be redefined in the future. And the 3 areas are monetary policy, financial stability, and new technologies. The difficult trials and trade-offs central banking in the current decade is a success story. In the realm of monetary policy, central banks have been successful in bringing inflation closer to targets. Major financial collapses or recessions, which were seen during earlier episodes of crisis, have been averted. Central banks are now at the forefront of technological innovations and are driving them through sandboxes, innovation hubs, and hackathons. डॉक्टर चरण सिंह इकोनॉमिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। डॉक्टर चरण सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीईओ हैं इग्रो फाउंडेशन के, आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर के साथ लगातार काम करते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल शक्तिकांत दास साहब ने बैंकिंग रेगुलेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी चैलेंजेस, साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारियाँ हैं उसको लेकर के काफ़ी बड़ी बातें कही। आप इंडियन
जो बैंकिंग सिस्टम है उसके रेगुलेशन को लेकर के भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं सर, उसके बाद फिर उन चैलेंजेस की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि मैं खुद रिजर्व बैंक में 25 साल रहा हूं और उसके बाद आईएमएफ में रहा हूं। तो मैंने दोनों पक्षों से देखा है, रेगुलेटर और खुद कमर्शियल बैंक में भी रहा हूं। तो एज अ कमर्शियल बैंक, एज अ रेगुलेटर एंड एज अ सुपर रेगुलेटर आईएमएफ सबको देखा है। और मैं आपको कह सकता हूं कि जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, इसकी रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी हैं। और इसका लोहा फेड रिजर्व में भी माना जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2012 में जब मैं खुद आईएमएफ में नौकरी कर रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया के सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के लोग फेड रिजर्व में जाके उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, एनबीएफसीज, ये तमाम सारी चीजें होती हैं, उनको रेगुलेट कैसे करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये तजुर्बा, जो रेगुलेशन में पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, वो है। और इस बार जो कल उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें ये चीज को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से, उल्लेखनीय तरीके से पूरा बयान किया, जब उन्होंने कहा कि जब दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान डेरिवेटिव मार्केट एकदम गंभीर थी और पूरी दुनिया को 2008 में उसने गहराई में डाल दिया था, रिजर्व बैंक में वैसा नहीं हुआ था। उनकी रेगुलेटरी सुपरवाइजरी पावर्स बड़ी स्ट्रांग थी। उसके बाद उन्होंने कोविड की बात कही। कोविड के दौरान जब फिस्कल स्टिमुलस सारी दुनिया में दिया जा रहा था, रिजर्व बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी स्टेबल चल रही थी और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया जब उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फिर जब पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बड़ी तेजी से बढ़े और स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू की गई, उस टाइम भी रिजर्व बैंक काफी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी सुपरवाइजरी स्ट्रेंथ है, उसको कल अपनी स्पीच में, और क्योंकि उनके सामने इंटरनेशनल ऑडियंस थी, बीआईएस के लोग बैठे हुए थे, बुंदेस बैंक के सब आए हुए थे, फॉरेन से बहुत डेलीगेट्स आए हुए थे, डिप्टी गवर्नर्स वगैरह, उनके सामने जो इन्होंने ये स्पीच दी, बहुत अहम स्पीच थी और बड़ी टाइमली स्पीच थी। चरण सिंह साहब, अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्लोबल जो जीडीपी का जो डेट पोर्शन है, पब्लिक डेट, उस पर उन्होंने काफ़ी बड़ी चिंता जताई। आईएमएफ जिसमें आप खुद काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 2030 तक जो पब्लिक डेट है वो वर्ल्ड जीडीपी के 100% तक पहुंच सकता है। अभी ये 83% के स्तर पर है। कितनी बड़ी मुश्किल है पूरी दुनिया के लिए, और भारत के संदर्भ में आप इस पब्लिक डेट की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मुझे इस बात पे बात करते हुए प्रसन्नता भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। देखिए, हम जब लोग रिजर्व बैंक में थे और हम लोग अपनी नीतियां बना रहे थे, खास करके 91 से 2009 तक, तो उस टाइम हम लेके आए थे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आए थे, जहां पर हमें कहा जाता था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से कि maastricht ट्रीटी के नीचे, तो यूरो की जो ट्रीटी है, 60% से ऊपर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं होना चाहिए। हम उनको बहुत बताते थे कि हम इमर्जिंग मार्केट हैं, कंट्री में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, कोई सुनता नहीं था हमारी, और हमें रेटिंग एजेंसीज तक एकदम डब कर देती थी कि हमारी फिस्कल पॉलिसीज बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। अभी देखिए, जब हम उनको कहते थे कि हमारी जरूरतें हैं, हम अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं था। आज ये हालात हो गए हैं कि 60%, 60% डेट टू जीडीपी रेशियो का कहां दुनिया में कोई बयान कर रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज, जैसे गवर्नर ने कहा, 93% डेट टू जीडीपी रेशियो चल रही है और अगले कुछ वर्षों में 100% डेट टू जीडीपी रेशियो चली जाएगी। और इसके मूल प्रॉब्लम ये आएगी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स का बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा। और सिर्फ एडवांस कंट्रीज तो चलो, क्योंकि अमीर देश हैं, ये अपने आप को थोड़ा संभाल पाएंगे। एलआईसी जो लो इनकम कंट्रीज हैं और इमर्जिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए इतना हाई डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दुनिया में कौन लोन देगा? सभी गंभीरता से गुजर रहे हैं, किसी के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, इंटरनेशनल लोन की गुंजाइश नहीं है। तो गवर्नर ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छा कहा कि अभी प्रेशर क्या आ रहा है। अभी प्रेशर यह आएगा कि सेंट्रल बैंक को कहा जाएगा कि अभी आप सरकार का लोन देना शुरू करो, सरकार को लोन देना शुरू करो। और आपको पता ही है कि जब सरकार को लोन सेंट्रल बैंक देगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, फिर इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। एक साइड में एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के कारण, दूसरी साइड में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी कारण है कि इस अहम स्पीच में गवर्नर ने इस चीज को फ्लैग किया है।
सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत स्कोप है। हम लोग सीबीडीसी का शायद इस्तेमाल बहुत अभी अभी उसमें वक्त है, लेकिन अभी आरटीजीएस या फिर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से उनकी मदद से इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कुछ स्टार्टअप ने भी काम शुरू किया है। आपको लगता है सर कि इसमें कुछ कमी आ पाएगी? हम लोग मतलब G20 में हमने कहा 3% तक आना चाहिए, अभी ये 6-7% के आसपास मेरे ख्याल से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और इंडियंस को इस टाइम पे बहुत प्राउड फील करना चाहिए। हम लोगों ने आरटीजीएस बनाया हमारे देश में, उसको हम लोग अच्छी तरीके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर कोई मेरे ख्याल आरटीजीएस पे ऑपरेट भी कर रहा है। अभी इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और आप देखिए, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं 2027 तक $250 ट्रिलियन हो जाएंगी। और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो 6 गुना बढ़ जाएगा। 2022 में 889 बिलियन था और जी। 2030 में 5.6 ट्रिलियन हो जाएगा। ह्यूज कॉमर्स का इसमें पोटेंशियल है। गवर्नर ने इसमें ये चीज पे रेमिटेंसेस पे जोर दिया और कहा कि अभी हम लोग जो आरटीजीएस है उसको हम यूरो और करेंसीज में भी कन्वर्ट करेंगे। एब्सोल्युटली, जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, मूवमेंट ऑफ पेमेंट बहुत आसान हो जाती है। इंडिया में ही देख लीजिए, हम जब आरटीजीएस करते हैं उसका कॉस्ट बहुत कम है। जब इंटरनेशनल रेमिटेंसेस चल रहे हैं, एक तो कॉस्ट की बात है, एक एक्सचेंज रेट की भी बात जी। होती है। और आजकल जिन लोगों के भी रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं, आप देखेंगे एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा कॉस्ट एक कन्वर्शन के टाइम आता है। तो दोनों पक्षों पे मुझे, एक तो जिस गति से चलता है उस गति का भी गवर्नर ने बताया कि हम लोगों को थोड़ा समझ से काम करना पड़ेगा। एक तो गति है, एक उसका कॉस्ट है और एक्सचेंज रेट का फैक्टर है। तीनों पे बहुत अच्छा, जो कंट्रीज रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती हैं उनके लिए बहुत लाभ होगा। सर अब चलते चलते उस अहम मुद्दे की बात जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि बैंकों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके खतरों से भी सभी को सावधान रहना होगा। ये कितना बड़ा थ्रेट है और कैसे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है अपनी जो मजबूती है आज के बदलते हुए टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में अपने आप को सेफ रख सकती है? ये एक बहुत अहम मुद्दा उन्होंने उठाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दोनों साइड चल सकती है। उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा और हम लोग भी महसूस करते हैं जब बैंकों में बैठे होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑफकोर्स फ्रॉड की बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप उन, क्योंकि इतना बड़ा इसमें एरिया है, इसके आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपको चाहिए होगा। जो फिनटेक कंपनीज हैं वो खुद ही इतनी ज्यादा और खुद कम है, उसमें कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसके ऊपर भी बहुत जोर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा और मैं उससे पूरा सहमत हूं कि ये फिनटेक कंपनीज और ये बिग टेक कंपनीज आपको राइड करने की जगह बैंकों को खुद अपनी क्षमता इतनी बढ़ानी चाहिए। इसका मूल आधार क्या हो सकता है, इसको कैसे हम सुलझा सकते हैं? आप देखिए, जब हम लोग छोटे होते थे तो बैंक में आने के लिए बी कॉमर्स और बी कॉम या बी इकोनॉमिक्स की डिग्री को अहम माना जाता था। अब मुझे लगता है जिस तरीके टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को टेक ओवर कर लिया है, तो बैंकिंग की रिक्रूटमेंट में हमें टेक सेवी यंग अफसर्स लेने बहुत जरूरी होंगे। इसके अलावा हमें बैंक के अंदर ही एक डिपार्टमेंट जिसमें हम टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा जोर देंगे। और ये इन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि जहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सीबीडीसी बना रहे हैं बैंक की पूरी सहयोग के साथ, सैंड बॉक्सेस बना रहे हैं, उसी तरीके हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बैंक के अंदर ही सराउंड करनी पड़ेगी ताकि हम किसी तरीके ब्लैकमेल ना हो पाए और बाकी की जो फिनटेक कंपनीज बाहर हैं वो हमें राइड ना कर पाए। क्योंकि कुछ ही चंद फिनटेक कंपनीज हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन रिस्क जी। बढ़ सकता है, तो ऑलिगोपोली या ब्लैकमेल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बैंकिंग के अंदर। और क्योंकि ऑडिट करना बहुत मुश्किल है, बड़ा ओपेक सिस्टम है इसके अंदर, तो ऑडिट करना बहुत मुश्किल है बैंकों के लिए। बाद में संभालना सिचुएशन गंभीर हो सकती है। एक और बात है जो बहुत जरूरी है, जो इन्होंने भी अपने कहा, फिनटेक कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, इनका नाता बहुत है। और एनबीएफसी से जब बैंकिंग इंडस्ट्री जुड़ जाती है, फाइनेंशियल सेक्टर जुड़ जाता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जोखिम आ सकती है। तो इसका तरीका यही है कि बैंकों को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। बैंकिंग फर्म्स, बैंकों के अंदर ही टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे जो ये सारा कुछ खुद प्रोवाइड कर सकें। एआई और एमएल की यूज
हम लोग डिसाइड करें और किस तरीके करें। लास्ट पॉइंट जो जी, इसमें जी। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सोच समझकर कदम उठाया था, दुनिया पूरी में जोखिम आया। 2008 का जो स्टोरी आपको पता है, सब प्राइम क्राइसिस की पता जी, है, जी। इंडिया में नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग बहुत संभल के चल रहे थे। गवर्नर की स्पीच ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, दुनिया को तो बताया ही है, पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट सुपरवाइज करते जी हैं। सर। इन्होंने ये दोबारा प्रूव कर दिया कि हम लोग बहुत संभल के एआई को अडेप्ट करेंगे और रिस्पॉन्सिबली उसको अडॉप्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह, बहुत ही विस्तार से आपने इन तमाम पक्षों पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इकॉनमी टुडे में एक बार फिर से जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स का दावा है कि भारत प्रमुख आर्थिक मानदंडों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। नई दिल्ली में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच द्वारा आयोजित भारत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 में बोलते हुए जॉन चैम्बर्स ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति काफ़ी सराहनीय है। यूएसआईएसपीएफ अध्यक्ष ने कहा कि जीडीपी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में भारत चीन से लगभग 100% और अमेरिका से 33% बड़ा हो सकता है। यहाँ जीवन स्तर और समग्र विकास दुनिया के किसी भी अन्य देश से आगे निकल जाएगा। चैम्बर्स ने जोर देते हुए कहा कि भारत की सदी है। अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार, सरकार, शिक्षा जगत के लीडर्स के साथ साथ काम किया जाए और भारत वैश्विक विकास के लिए एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने मजबूत अमेरिकी भारत साझेदारी के माध्यम से भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 2% वार्षिक दर और अमेरिका की जीडीपी वृद्धि को 1% तक बढ़ने का अनुमान जताया। और अब अंत में कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में निगाह डालते हैं और साथ ही इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के 4 राज्यों में कई प्रोजेक्ट के लिए फंड को मंजूरी दे दी। इनमें महाराष्ट्र में NH63 के लिए करीब 809 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपए, तेलंगाना में बाईपास के लिए 516 करोड़ रुपए और गोवा में NH748 के लिए 557 करोड़ रुपए शामिल हैं। तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत से अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने और उनके लिए भारत में MRO केंद्र स्थापित करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले हफ्ते 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद को स्वीकृति प्रदान की थी। एयर कंडीशनर और LED लाइट के लिए PLI योजना के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो के तीसरे दौर में 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की कुल रकम 4,121 करोड़ रुपए है। DPIIT विभाग के मुताबिक इससे इस क्षेत्र में सीधे तौर पर 80,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन होगा। वहीं भारत में AC और LED के घटकों का कुल उत्पादन लगभग 1,81,975 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गई है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है।
बाजार नियामक सेबी ने शेयरधारिता सीमा, सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं और MII के लिए उपयुक्त और उचित मानदंडों की निगरानी के लिए सोमवार को नए नियम पेश किए। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी शामिल हैं। Hyundai मोटर इंडिया आज से भारतीय पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करके इतिहास रचने जा रही है। इसमें आम निवेशक 17 अक्टूबर तक हिस्सा ले सकेंगे। अपना IPO खुलने से पहले सोमवार को कंपनी ने 225 एंकर निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई। कंपनी ने इन निवेशकों को 1,960 के ऊपरी मूल्य बैंड पर 42.4 मिलियन शेयर आवंटित किए। भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का वर्तमान मूल्य $3.1 बिलियन है। रेगुलेशन और टैक्सेशन से जुड़ी चुनौतियों के बीच वर्ष 2034 तक ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर $60 बिलियन तक बढ़ने की क्षमता रखता है। USI SPF और TMT लॉ प्रैक्टिस की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मेटा के साथ AI असिस्टेंट को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत स्किल इंडिया डिजिटल हब के लिए AI असिस्टेंट को विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के युवाओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों को सक्षम करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को आसान बनाना है। ऑटोमोबाइल उद्योग संगठन सियाम ने बताया कि त्योहारों के चलते वाहन उद्योग में मजबूती देखी जा सकती है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के पहले 12 दिनों में खुदरा बिक्री 25% तक बढ़ी है। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड 14 से 20 अक्टूबर तक विश्व निवेशक सप्ताह 2024 मना रहा है। इसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी, डिजिटल फाइनेंस और साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। इस सिलसिले में लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नागपुर जैसे शहरों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं।